माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें, उन्हें रुद्राक्ष का पौधा भेंट करें। एक बार पुनः श्री देवराज जी से अनुरोध है, कृपया माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का सम्मान करें, रुद्राक्ष का पौधा उन्हें भेंट करें। उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का सम्मान हो रहा है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती कामिनी चौहान रतन जी से, कृपया सम्मान करें श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का, माननीय वित्त मंत्री महोदय का। पुनः कामिनी चौहान रतन जी से अनुरोध है, कृपया माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी का सम्मान करें, तुलसी का पौधा भेंट करें। श्री एम देवराज जी से अनुरोध है, कृपया श्री दारा सिंह चौहान जी, माननीय मंत्री कारागार का सम्मान करें, तुलसी का पौधा भेंट करें। श्रीमती कामिनी चौहान जी से अनुरोध है, कृपया श्री रविंद्र जायसवाल जी, माननीय मंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, सभागार में मंचासीन अतिथियों एवं सामने बैठे नौजवान साथियों, आज हम सभी के लिए अविस्मरणीय दिन है। आज उत्तर प्रदेश की प्रमुख परीक्षा संचालन संस्था, जिसे हम सब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा 21 विभागों के विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। और आज से आप जीवन के एक नए दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं उत्तर प्रदेश की विधायिका के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक और अभी पिछले सप्ताह उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित उत्तर प्रदेश के माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी से आग्रह करता हूं, कृपया अपने उद्बोधन हेतु पधारें। माननीय मंत्री महोदय। हमारे बीच माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी पधार चुके हैं, कृपया उनका सम्मान करें। श्री एम देवराज जी, माननीय प्रमुख सचिव नियुक्त एवं कार्मिक। और हम सब अब उद्बोधन सुनेंगे आदरणीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का। जरा वो तो दो, मुझ पे कौन कौन। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषक महोदय। आज के इस विशेष नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय श्री दारा सिंह चौहान जी, आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, आदरणीय श्री बलदेव सिंह औलख जी, आदरणीय दानिश आजाद जी, अच्छा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी आ गए, आदरणीय दयाशंकर जी, मंच पर विराजमान हमारे एसीएस गृह और सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी, श्री देवराज जी, श्री राजीव कृष्ण जी, मंच पर उपस्थित अन्य अधिकारीगण, मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, जब से योगी जी की सरकार आई है, आपने महसूस किया होगा कि 9 लाख से अधिक लोग अभी तक सरकारी नौकरी पा चुके हैं
और रोजगार मेलों के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों को सेवा योजित किया गया है। इस सरकार की प्राथमिकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग्यता के आधार पर उनको सेवा योजित करेंगे। मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि उनके कार्यकाल में बड़े पैमाने पर क्षमता और योग्यता के आधार पर एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत परीक्षा आयोजित की जाती है और उस परीक्षा के परिणाम स्वरूप आज आप लोगों को ये दिन देखने को मिला है कि नियुक्ति पत्र आपकी योग्यता के आधार पर आपको मिलने जा रहा है। आज जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है, हम ऐसे सभी लोगों को विशेष रूप से बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं और इस बात के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि आज से आपकी एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है। बहनों और भाइयों, जो भी जिम्मेदारी आप लोगों को मिलने जा रही है, आप लोग इस बात को पूरी तरीके से ध्यान रखें कि अपने करियर में आपको ये प्राप्ति केवल आपकी मेहनत और परिश्रम का ही प्रतिफल है, जो आप लोगों को आज नया जीवन शुरू करने के लिए अवसर मिल रहा है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कर्तव्यनिष्ठ जिसका सम्मान हर जगह होता है, अगर वो अपने जिस ऑफिस में रहें, जो जॉब असाइन किया जाए, जो उनको काम दिया जाए और उसको वो समय रहते हुए उस काम को पूरा करें, तो उनके अधिकारी भी खुश रहते हैं और संबंधित लोग जो समय समय के ऊपर प्रार्थी या याचक लोग आते हैं, उन लोगों को भी संतुष्टि मिलती है और उनके परिवार में और उनके जो समाज है उसमें भी उनका सम्मान होता है। और इसके बरखिलाफ अगर लापरवाही करते हैं या कर्तव्य निष्ठा से दूर जाते हैं, ज़्यादा आराम तलबी करते हैं या फिर किसी प्रकार से हीला हवाला करते हैं, तो न तो ये समाज उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनके अधिकारी भी उनसे खुश नहीं रहते और वो किसी को संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकते। आज आप लोगों को ये सोचना है कि आपको कौन सा रास्ता अडॉप्ट करना है। एक कर्तव्यनिष्ठ का रास्ता जिसमें हर स्तर पर सम्मान है, या फिर एक लापरवाह बन के लोगों को किसी न किसी रूप में कोप भाजन या लोगों का अपमान सहना। मैं समझता हूं कि चूंकि आप लोग अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर यहाँ तक आए हैं, आप कर्तव्यनिष्ठ होकर अपना रास्ता अडॉप्ट करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक विशेष रूप से एक कवि का जो आत्मजीवन है अपना, जो उसने बहुत मेहनत से, बहुत कमज़ोर फैमिली से पैदा होकर आर्थिक अभाव में पढ़ाई करके सरकारी नौकरी प्राप्त की थी और उसके बाद वो भटक गए अपने रास्ते से, गलत सोसाइटी हो गई और उन्होंने तमाम ऐशो आराम की ज़िंदगी चुनी और नतीजा ये हुआ कि उनको आखिर में अपनी मृत्यु से कुछ पहले उनको ये स्वीकार करना पड़ा कि उन्होंने कैसा महसूस करते हैं। प्रारंभ में चूंकि कवि थे, नाम था उनका ब्रजेश अंजान। उन्होंने शुरू में लिखा है कि सोचा था अपने फन को एक चिराग बनाकर, सोचा था अपने फन को एक चिराग बनाकर, ताउम्र अपनी जंग अंधेरों से लड़ूंगा और हर शब्द को तलवार के सांचे में ढालकर, सोचा था पसीनों के लुटेरों से लड़ूंगा, पर स्वार्थ की पुरवा मुझे लोरी सुना गई, फुर्सत तो मुझे भी बहुत थी देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। और आखिर में जब वो पथभ्रष्ट हो गए, तमाम तरीके के शौक उनके ऊपर हावी हो गए,
तो उनको बहुत गंभीर बीमारियों ने, मल्टी ऑर्गन फेल्योर उनको घेरा और मरने से कुछ पहले उन्होंने लिखा था, कि सारे जहां का दर्द लिए मैं चला तो था, सारे जहां का दर्द लिए मैं चला तो था, फिर अपने मुनाफों का सफर भा गया मुझे। चीजों को तो महसूस मैं करता था, मगर अब चीजों को तोलने का हुनर आ गया मुझे। तस्वीरें बुता चंद हसीनों के खत तो क्या, सामान मेरे घर में क्या क्या जमा नहीं। टीवी है, फ्रिज है, कार है, कूलर है, फोन है, सब कुछ है मेरे पास, फकत आत्मा नहीं। सब कुछ है मेरे पास, फकत आत्मा नहीं। ये किस्सा उस कवि का है कि जो पेशे से तो कवि नहीं था, लिखते थे और आखिर में बड़ा अरमान लेकर उन्होंने डॉक्टर का प्रोफेशन चुना था और उसके बाद सोसाइटी गलत हो गई। नतीजा ये हुआ कि गलत रास्ते पे चलने के बाद जो तमाम अरमान लेके आए थे, आखिर में शौक उनके ऊपर हावी हुए और इस भौतिकवाद के युग में वो बहते चले गए और आखिर में स्वीकारोक्ति उन्होंने इस तरीके से लिखी। तो मैं इसलिए मैं आपको ये शीशा दिखा रहा हूँ कि सभी प्रकार के रास्ते आपके सामने हैं, ये आपको तय करना है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप कर्तव्यनिष्ठ बने और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आप किसी न किसी रूप में दूसरे की सेवा करें, कि उस सेवा से असली संतुष्टि मिलती है। त्याग और सेवा ही हमको असली संतुष्टि प्रदान करता है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और आपकी पूरी टीम को कि जिन्होंने परीक्षा संचालित की और आप लोगों को योग्यता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर यहां पर सेवा आयोजित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री महोदय। और अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से आग्रह करता हूं, कृपया सभा को संबोधित करें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। बहुत शांति है, खुशी का मौका है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा पीसीएस परीक्षा 2024 में चयनित अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण के भव्य कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, अभी जिनका हम लोग शेरो शायरी के माध्यम से भाषण सुन रहे थे, आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय दारा सिंह चौहान जी, माननीय रविंद्र जायसवाल जी और आदरणीय विजय लक्ष्मी जी, दयाशंकर सिंह जी, दानिश आजाद जी, औलख जी और मंचस्थ सभी हमारे ऑफिसर्स, प्रमुख सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक, नियुक्ति के प्रमुख सचिव, उपस्थित सभी ऑफिसर्स और नवनियुक्त हमारे सभी भाई बहन, सबसे पहले आप सबको प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। किसी भी विद्यार्थी के जीवन में एक जो सपना होता है, वो सपना आप सभी ने भी देखा, आज पूरा हो गया है। हम सब जानते हैं अच्छी तरह, पढ़ते समय जीवन बहुत चुनौती भरा लगता है। जिस दिन आपको रिजल्ट मिला होगा कि आज इंटरव्यू का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ गया है, जो खुशी का ठिकाना होगा उसका कोई पैमाना नहीं है। हम उसको मीटर में, गेज में, किसी में नाप नहीं सकते। उस खुशी को मैं प्रणाम करता हूं और आपके माता पिता को, आपके गुरुजनों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया है। दो तीन बातें करके बात समाप्त करूंगा। इस राज्य में हम सबको ईश्वर ने जन्म लेने का अवसर दिया और काम करने का अवसर भी ईश्वर ने, माता पिता ने, गुरुजन वृंद ने दिया। उत्तर प्रदेश कोई साधारण धरती नहीं है।
एक तो सबसे बड़ी बात, यहां सब कुछ उपलब्ध है, जाड़ा गर्मी बरसात सभी मौसम हमारे पास हैं। और दूसरा, यहां की जो भूमि बहुत उर्वरा है, यहां के लोगों में किसी भी टारगेट को, लक्ष्य को अचीव करने की क्षमता है समय से पहले। और सबसे बड़ा बात यह है कि ये भगवान राम की धरती है और भगवान कृष्ण की भी धरती है। भगवान शिव भी यहाँ बाबा विश्वनाथ के रूप में विराजमान हैं, तो माँ विंध्याचल वासिनी के रूप में और ललिता देवी के रूप में उत्तर प्रदेश में ही विराजमान है। और चक्र तीर्थ भी यहीं पर है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें उत्तर प्रदेश में जन्म लिया और काम करने का अवसर भी मिला। क्योंकि आप सब प्रबुद्ध वर्ग के हैं, इतने बड़ी संख्या में लोगों ने इम्तहान दिया, लगभग 2.5 लाख, इंटरव्यू के लिए लगभग 2700, और फाइनल चयन आप सब जानते हैं 1000 से कुछ कम का हुआ। कितना कड़ी प्रतिस्पर्धा रही होगी, आपने हाड़तोड़ मेहनत की होगी, कई लोगों ने खाना नहीं खाया होगा, रात रात जगे होंगे, भूख को भूल गए होंगे, रिश्तेदारों को भूल गए होंगे, फोन को भूल गए होंगे, मित्रों को भूल गए होंगे, तब ये पद आपने ग्रहण किया है और ये आपकी मेहनत का परिणाम है। आप सोचो, आपको मैं याद दिलाता हूं 17 से पहले क्या होता था। आप जो इस राज्य के निवासी हो, इसलिए मैं आपसे सच्चाई इसलिए याद दिलाता हूं कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, जिनके कंधों पर भार आने वाला है, गुरुतर दायित्व आने वाला है इस प्रदेश को चलाने का, तो आपको भान होना चाहिए और बार बार याद करना चाहिए कि 17 से पहले इस राज्य के हालात क्या थे। बहुत ढेर सारे हमारे भाई बहन प्रयागराज में रहकर के इम्तहान देते थे। उस समय अखबारों की सुर्खियां बनता था, लोकसेवा आयोग को नामे बदल दिए थे। याद है आप लोगों को? याद है आप लोगों को? तो सन्नाटा क्यों है? याद है ना? एक के नाम पे लिख दिए थे, वही रिजल्ट पाएंगे, वही जीतेंगे। पर्ची से एसडीएम बनते थे, पर्ची से डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी बन रहे थे। क्या हो रहा है? जो बच्चा मेहनत किया है, पढ़ा है, मेहनत किया, रोटी बना के खाया, पैदल चल के गया, बस में गया, और हालत क्या थे? मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में 9 लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, एक नाखून के बराबर भी कदाचार, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा आपको, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जिसने मेहनत की है, जिसने मेहनत की, उसे काम करने का अवसर मिला है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाला कल आपका है। आप इस राज्य को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहां तक पहुंचाने का काम किया है। मुझे याद है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरे अनुयायियों, इस कारवां को हम यहां तक लेकर आए हैं। जब उनका अंत काल आ गया, उससे पहले उन्होंने लिखा, इस कारवां को हम यहां तक लेकर के आए हैं, इसको अगर हमारे अनुयायियों, हमारे समर्थकों इसके आगे न बढ़ा सकना, तो इसे पीछे मत जाने देना। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने वाला हूं। 17 से आज 26 में हम खड़े हैं। उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1 पर है कि नहीं? बताना जरा पीछे आगे सब लोग बोलो भैया। बढ़िया सड़कें हैं कि नहीं? एकदम नंबर 1 की लल्लन टॉप सड़कें हैं कि नहीं? भागते चले जाओ, गाड़ी ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। हम पढ़ते थे तब, माननीय मुख्यमंत्री जी, गाड़ी पर लिखा रहता था गति सीमा 40 किलोमीटर। बोलो ना ओम प्रकाश जी, आप भी तो टेम्पू चलाते थे। आप सबको पता है कि नहीं पता है? ओम प्रकाश जी पहले ऑटो चलाते थे। पूछिए, ये लोकतंत्र है। जनता जिसे चाहेगी वो यहां बैठेगा, और जनता के आशीर्वाद से कोई पूंजीपति नहीं, कोई उद्योगपति नहीं, किसी बड़े बाप का बेटा नहीं, गरीब का बेटा बैठ करके देश को, प्रदेश को चलाने का काम करता है। यह लोकतंत्र की ताकत है। हो क्या रहा है? बिजली एक हफ्ता दिन में आवे, एक हफ्ता रात में। भूल गए क्या आप लोग? बताओ ना। आपके गांव में बिजली बराबर आती थी क्या? जनरेटर, फूफा आवे तो जनरेटर स्टार्ट हो जाए, हैंडल खो गया तो बवाल। फूफा नाराज हो गए कि जीजा के लिए तो जनरेटर आया, चल गया, हमारे लिए नहीं चला। फूफा ऐसा पद होता है, अधिकार तो पूरा है, लेकिन कागज में तो है, लेकिन है नहीं। जीजा की ज्यादा डिमांड हो जाती है। यही है ना जसवाल साहब? जसवाल साहब के फूफा आए थे तो नाराज हो चले गए।
अब सोचो, बिजली की बात हो गई, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं। आजादी से अब तक कुल 40 मेडिकल कॉलेज, 17 तक, 17 सरकारी, 23 प्राइवेट। अब आप सोचो, 25 करोड़ की आबादी, सेवा करने का अवसर, बीमार लोग होंगे, आधुनिक जीवन शैली, तो मेडिकल कॉलेज डॉक्टर कहां से आएंगे? कुल 5000 सीटें थी एमबीबीएस डॉक्टरों की, आज हमारे पास 12000 से अधिक सीटें हैं और 81 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। पीने के पानी की बात बता रहा हूं, 17 से पहले अखबार में निकलता था फ्रंट पे कि पीने की पानी की बड़ी दिक्कत है, विंध्याचल और बुंदेलखंड में ट्रेन आएगी तो पानी पिलाएगी सबको। आदमी का पानी, जानवर का छोड़ दीजिए। आप लोगों ने पढ़ा था, कुछ लोगों को याद होगा, कटिंग ना हो तो भिजवाएंगे फिर आपको को। भाई पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल आधारभूत चीजें हैं, ये कौन करेगा? इच्छा शक्ति नहीं थी। इच्छा शक्ति किस बात में थी? चलो राजा बन गए हैं, जनता ने जिता दिया है, पापा ने शपथ करा दी है। क्यों गलत कह रहे हैं? किसने शपथ कराई थी? आप लोग बताओ, किसने कराई थी शपथ? शपथ करा दिया तो बंबई से बुलाते थे, देखते थे सफाई में डांस। बोलो ना आप लोग, भाई आप लोग हमारे ही अंग हो, राज्य सरकार के अंग हो और जनता भी हो। क्या हो रहा है स्टेट में? तमाशा बना के रख दिया आप लोग। लाइन ऑर्डर, मुख्यमंत्री जी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया बना रहे हैं। क्या हो रहा था? टेंडर पड़ेगा तो फलाने टेंडर लेंगे, कोई अंसारी साहब आ रहे हैं, कोई खां साहब आ रहे हैं। ये क्या है? कुछ नहीं है। जो गड़बड़ी करेगा, कानून तोड़ेगा, उनको कौन इंतजार कर रहा अगले चौराहे पर? आप लोग जान ही गए हैं। हमारी बिटिया बैठी 5 बजे, अम्मा चिल्लाने लगी जल्दी आओ, नहीं तो भैया पीछे जा रहे हैं मोटरसाइकिल लेकर के कि बिटिया ले आओ जाकर के, गड़बड़ी कुछ ना हो जाए। अब बेटी की तरफ बुरी नजर से कोई नहीं देखता। और मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। इस पूरी लिस्ट को मैं देख रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण दे दिया लोकसभा विधानसभा में, दिया ना, और इसमें 34% से अधिक हमारी बेटियां जीत करके आई हैं। बहुत बहुत बधाई। तो मैं बाबा साहब को उद्धृत कर रहा था। बाबा साहब की बात को गंभीरता से लेना आप सब। उत्तर प्रदेश को यहां तक लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरी सरकार आई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। तो ये आप सबके कंधों पर जिम्मेदारी है कि जनता के हक और हुकूक को लूटने वाले लोगों को आप पूरी तरह से ठीक करके रखिएगा। किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि जनता के हक को लूट सकेगा। उनको बिल्कुल दूर रखना है, व्यवस्था से दूर रखना है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करनी है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। 2 लाइनें कहूंगा आप सबकी प्रेरणा के लिए। वो पथ क्या, पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन रोजगार के पवित्र उद्देश्य को समर्पित आज के आयोजन में अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से आग्रह करता हूं, कृपया अपने उद्बोधन हेतु पधारें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की। सब लोग नहीं बोले, लग रहा है पूरा कैंपस गूंजा नहीं। बोलिए सब लोग, दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की, भारत माता की। आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने बहुत अभी सारगर्भित तरीके से आपको अपना उद्बोधन दिया, समझाया भी, इतिहास भी बताया और भविष्य भी बताया। ऐसे हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, और इसके पहले अपने शायरी आदि के माध्यम से भी, और जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें उत्कृष्ट विधायक के रूप में भी जिनको अभी चुना गया है, ऐसे आदरणीय सुरेश खन्ना जी, उनको भी आपने बहुत सुना, बहुत अनुभवी। हमारे मंच पे हमारे कैबिनेट के साथी आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी,
दूसरे कैबिनेट के साथी आदरणीय श्री दारा सिंह चौहान जी, हमारे बाबा विश्वनाथ जी की नगरी से आने वाले मंत्रिपरिषद के साथी श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री हमारे उधर दयाशंकर सिंह जी, बलदेव सिंह औलख जी, हमारे अंसारी जी, सभी अधिकारीगण और आज जो अधिकारी बनने का नियुक्ति पत्र पाने वाले हैं आप सभी हमारे भाई बहन, मैं आप सबको सबसे पहले तो 932 की संख्या में जो अलग अलग विभागों के अधिकारी के रूप में अपने अथक परिश्रम के आधार पर परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करके आज नियुक्ति पत्र लेने के लिए आए हैं, मैं आपको, आपके परिजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है वर्तमान की परिस्थिति क्या है, कैसी है, मैं समझता हूं आप सब युवा हो, सब कुछ अच्छी प्रकार से जानते और समझते हो। हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत कब बनेगा? जब विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। तो विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए जहां हमारे प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन के जीवन में बहुत सारी जो समस्याएं हैं एक एक करके उनको समाप्त करने का काम किया गया है, लेकिन आगे चल करके वह बागडोर आपके हाथ में आने वाली है। मैं अभी देख रहा था 21 विभागों के 932 की संख्या में जो अधिकारी लगभग हर जिले से कोई ना कोई किसी न किसी क्षेत्र में सफलता का परचम लहराने में सफल हुआ है। और जब कोई परिश्रम करता है, अपना लक्ष्य तय कर लेता है कि हमें यह मुकाम हासिल करना है, यह परीक्षा में पास करना है, और कोई तय करता है कि हमें तो एसडीएम बनना है, किसी को लगता है कोई हमें और अफसर बनना है, लेकिन पीसीएस के रूप में जो आपने सफलता प्राप्त की है, मैं आप सबको बहुत बधाई देते हुए आप सबका आह्वान करूंगा। आने वाला समय भारत का है, उत्तर प्रदेश का है। आज पूरे दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में सम्मान के साथ लिया जा रहा है। तो उसमें सरकार और जो हमारी सरकारी मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है, सब मिल करके जब काम करते हैं तो उसके आधार पर यह परिणाम आया है कि आज गुंडागर्दी से मुक्त हमारा प्रदेश है, सुशासन से युक्त हमारा प्रदेश है, गरीबी के खिलाफ जंग में अनेक प्रकार की सफलताएं अर्जित की है। आप में से कई लोग जिस सेवा में जाने वाले हो, जो मैं इस विषय आपके सामने रख रहा हूं, इन सारे विषयों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप सबके ये ध्यान में रहना चाहिए। आप शहरी क्षेत्र में कहीं आपको पोस्टिंग मिले या ग्रामीण क्षेत्र में मिले, हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि जो समाज में सबसे पीछे छूट गया व्यक्ति है उसे मुख्यधारा में कैसे लाया जाए। जब तक हम गरीब को अमीर बनाने के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं ईमानदारी से उन तक पहुंचाने का काम नहीं करेंगे, तब तक जिस संकल्प के साथ आपने इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है वह संकल्प आपका सफल नहीं होगा। आज डिजिटल युग है, कोई भी चीज किसी से छिपी नहीं रहती। अभी आपको आदरणीय सुरेश खन्ना जी ने अपने शायरी के माध्यम से ऐसा भी बताया है कि यह कर्तव्य पथ है, ईमानदारी पूर्वक सेवा करने वालों की बहुत प्रशंसा और सराहना होती है, और ईमानदार अफसरों का समाज भी जब कहीं आप पोस्टिंग पाएंगे और पोस्टिंग पाने के बाद अपनी सेवाएं देंगे, तो कई स्थानों पे मैंने कई अधिकारियों को देखा, जब उनका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए होता है तो विभाग के कर्मचारी अधिकारी ही नहीं बल्कि जनता रोती है कि अफसर आज हमारे यहाँ बना रहे। ऐसा आचरण आप सबको प्रस्तुत करने का संकल्प लेकर के जो आज नियुक्ति पत्र आपको मिलने जा रहा है उस दिशा में आगे बढ़े। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम यहाँ सरकार में बैठे हुए लोग अगर यह संकल्प लिए हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि विकसित भारत, शिक्षित भारत, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित परिवार चाहिए। विकसित परिवार के लिए सरकार की जो योजनाएं जिनके लिए बनी है उन तक ईमानदारी से पहुंचना चाहिए। पहले की सरकारों के समय आप सब जानते हैं कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो जिसके लिए चलता है उसके पास पहुंचते पहुंचते 15 पैसा रह जाता था। लेकिन आज गर्वपूर्वक हम कहते हैं कि दिल्ली या लखनऊ से अगर किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए, किसी नौजवान के लिए, किसी माता के लिए अगर दिल्ली या लखनऊ से कोई भी एक भी पैसा जाता है तो डीबीटी के माध्यम से
100% उसके खाते में क्रेडिट हो जाता है। जब ईमानदार भारत बनाने का संकल्प लेकर के शासन करने वाले लोग आते हैं तब इस प्रकार के परिणाम आते हैं। आप सभी जानते हैं कि आज देश के 80% हिस्से पे भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए जो हमारे सहयोगी दल है उनकी सरकारें हैं। और सरकार लोकतंत्र में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार 25 वर्ष से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देश और गुजरात की सेवा करने का काम किया है। और लोकतंत्र में जहां वोट के आधार पर, चुनाव के आधार पर, विधायक चुने जाने के आधार पर मुख्यमंत्री बनते हो, फिर सांसद चुने जाने के आधार पर प्रधानमंत्री बनते हो, और 25 वर्ष तक भारत कोई चीन नहीं है कि वहां एक बार राष्ट्रपति चुन लिया गया तो कभी दोबारा चुनाव नहीं होने वाला है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे सफल लोकतंत्र है। और इस सफल लोकतंत्र का नेतृत्व करने वाले, अपने आप को लगातार समर्पित करने के रखने वाले, जिनका एक ही लक्ष्य रहता है, क्या रहता है? तेरा वैभव